गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम रुशाली मैम फ्रॉम वीएम एकेडमी। हमने 12th का हमारा केमिस्ट्री स्टार्ट किया था, उसका सेकंड यूनिट हम देख रहे थे सॉल्यूशन। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते। नाउ द नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो मैं आज स्टार्ट करने जा रही हूँ, आज का हमारा 6 लेक्चर है। ये लेक्चर देखने से पहले 5 लेक्चर देखना ज़रूरी है, ये भी मैं बोल दूँ आपको। तो सेम लिंक पे जाके आप पहले 5 लेक्चर देख सकते हो। तो आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन के ऐसे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ दैट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल, मीन्स डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मोल्स एंड नॉट ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। जो किस पे डिपेंड होंगे? नंबर ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड होंगे, मतलब सोल्यूट के मोल पे डिपेंड होंगे, नॉट ऑन द नेचर। तो नेचर पे डिपेंड नहीं है, सोल्यूट के मोल पे डिपेंड है। जैसे एक एग्जांपल समझ लो कि मैंने 1 मोल एसीटोन पानी में ऐड किया और दूसरी जगह पे 1 मोल ग्लूकोज पानी में ऐड किया। तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है वो किससे रिलेटेड होंगे? 1 मोल से रिलेटेड होंगे, मतलब दोनों की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होगी? सेम होगी। क्योंकि यहाँ पे हमें एसीटोन और ग्लूकोज के नेचर अलग अलग है, लेकिन हमें यहाँ पे नेचर नहीं देखने, हमें सिर्फ क्या देखना है? द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, मतलब कितने मोल आपने यूज़ किए उसके हिसाब से क्या होगी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोल्यूशन। तो उसे हम कहेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोल्यूशन। तो कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हमें देखनी है वो देखो। पहले हमें देखनी है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग देखने से पहले हमें देखना है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है। सेकंड है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, एलिवेशन का मीनिंग होता है इंक्रीज। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? इंक्रीज होगा। नेक्स्ट है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब ये क्या होने वाला है? फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होने वाला है। एंड लास्ट वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये चारों प्रॉपर्टीज़ हमें देखनी है 1 बाय 1। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वेपर प्रेशर कैसे क्रिएट होता है एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक कंटेनर है, इट इज़ अ क्लोज कंटेनर। कंटेनर को क्लोज किया गया है, इसमें एक सॉल्यूशन रखा है और सॉल्यूशन कैसा है? वोलेटाइल है। तो धीरे धीरे वो क्या हो रहा है? वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो लिक्विड है, लिक्विड कन्वर्टेड इनटू वेपर, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इवेपोरेशन, राइट। क्लोज कंटेनर होने की वजह से क्या होंगे? ये जो वेपर्स है वो क्या होंगे? दे डिपॉजिट ऑन द सरफेस ऑफ दिस कंटेनर, और आफ्टर कूलिंग वो वापस क्या होने वाले? लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होंगे। मतलब वेपर्स किस फॉर्म में कन्वर्ट होंगी? लिक्विड पे के फॉर्म में कन्वर्ट होगी। इसे हम कहते हैं कंडेंसेशन। तो क्या होगा? जब लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो दोनों का रेट जब सेम होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन एज वेल एज बैकवर्ड रिएक्शन, तब क्या फॉर्म होता है? इक्विलिब्रियम बिटवीन देम। जब इक्विलिब्रियम फॉर्म होगा तो यहाँ पे जो प्रेशर एग्जर्ट होता है, जो प्रेशर एग्जर्ट होगा उसे हम कहेंगे वेपर प्रेशर। द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द वेपर, लिक्विड के सरफेस पे जो प्रेशर एग्जर्ट होगा उसे हम क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर। अभी हमें देखना है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो ऐसे कौन से कंडीशन होंगे जो वेपर प्रेशर को क्या करेंगे? लोअर करेंगे, मतलब वेपर प्रेशर को कम कर सकते हैं। तो उसके लिए 2 कंडीशन हमें देखने हैं। तो चलो देखते हैं क्या कौन से कंडीशन है वो जो वेपर प्रेशर को क्या करेंगे? लोअर करेंगे, कम करेंगे, डिक्रीज करेंगे। तो चलो कंडीशंस देखते हैं। कंडीशंस लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो ऐसे एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व हुआ है व्हेन नॉन वोलेटाइल और नॉन आयोनाइज्ड सॉलिड, जो 2 आयन में कन्वर्ट नहीं हो सकता, या फिर ऐसा लिक्विड, ऐसा सब्सटेंस जो वेपर में कन्वर्ट नहीं हो सकता, ऐसे को जब हम डिज़ोल्व करते हैं किसी भी लिक्विड में, जो लिक्विड क्या होगा यहाँ पे? सॉल्वेंट। ये आपका क्या है? सोल्यूट है। ये क्या होगा आपका? सॉल्वेंट होगा लिक्विड। किसी भी सॉल्वेंट में जब आप उसे डिज़ोल्व करते हो, द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा जिसे हम पार्शियल प्रेशर कहते हैं, वो क्या होगा? द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सब्सटेंस से क्या हो जाता है? लोअर होता है, बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ दिस नॉन वोलेटाइल और नॉन आयोनाइज्ड सॉलिड। नॉन वोलेटाइल और नॉन आयोनाइज्ड सॉलिड क्या होते हैं?
ये वेपर में और गैस में कन्वर्ट नहीं होते। ये क्या करते, वेपर प्रेशर जब सॉल्यूशन में मिक्स होंगे तो सॉल्यूशन का भी वेपर प्रेशर क्या करते, लोअर करते। तो जो वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का वो क्या होगा, लोअर देन द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट सोल्यूट एंड द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। इन दोनों से भी ये क्या हो जाएगा, लोअर होगा, बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल और नॉन आयोनाइज्ड सॉलिड, जिसका खुद का वेपर प्रेशर कुछ भी नहीं है, वो कंट्रीब्यूट नहीं करता वेपर प्रेशर में, वेपर में कन्वर्ट ही नहीं होता। इसीलिए ये क्या होगा, यहाँ पे जो सॉल्यूशन का प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, लोअर होगा एज कम्पेयर टू द प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट जो एक दूसरे में मिक्स किए गए। तो चलो देखते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। देखो, जैसे एक सॉल्यूशन था जो क्लोज कंटेनर में लिया हुआ है, सॉल्यूशन कैसे था, ये वोलेटाइल था, मतलब वेपर में कन्वर्ट हो सकता है। अभी इसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं, नॉन वोलेटाइल और नॉन आयोनाइज्ड और नॉन आयोनाइजेबल सॉलिड को ऐड कर रहे हैं, राइट। इसे मैं कहती हूँ बी, इसे कहती हूँ ए। पहले क्या थे, ए के पार्टिकल थे सरफेस पे जो वोलेटाइल थे, इजीली गैस में कन्वर्ट हो रहे थे, वेपर प्रेशर क्या था यहाँ पे, हाई था। ओके, अभी क्या हुआ है, उसमें बी ऐड किया तो बी के पार्टिकल भी इसमें क्या हो जाएंगे, ऐड होंगे। मतलब कहीं पे आपको ए के पार्टिकल दिखेंगे, कहीं पे बी के, ए के, बी के, ए के। अभी ए के पार्टिकल नीचे भी होंगे जिसे हम बल्क मॉलिक्यूल कहते हैं, वैसे बी के भी पार्टिकल होंगे। अभी क्या हो रहा है, ये क्या है, वोलेटाइल है और बी क्या है, नॉन वोलेटाइल है। तो ए इजीली क्या हो रहा है, गैस में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन कुछ सरफेस जो है बी ने क्या कर लिया है, कवर कर लिया है। ये बी है, ये साइड में हट भी नहीं रहा है और ए को वेपोराइज भी नहीं होने दे रहा है, मतलब वो रास्ते में ही खड़ा है, ए को भी ऊपर नहीं जाने दे रहा और खुद तो क्या है, वोलेटाइल नेचर का नहीं है, खुद भी वेपर में कन्वर्ट नहीं हो रहा और ए के पार्टिकल भी वेपर में कन्वर्ट नहीं होने दे रहा है, मतलब वो रास्ते में खड़ा है, खुद भी जा नहीं रहा और दूसरों को भी रास्ता नहीं दे रहा। इसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, वेपर प्रेशर क्या होगा, सॉल्यूशन का डिक्रीज होगा। इसे क्या कहोगे, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो ये एक रीज़न है, जब नॉन वोलेटाइल और नॉन आयोनाइजेबल सॉलिड हम जब ऐड करते हैं किसी भी सॉल्वेंट में, तब क्या होता है, जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट फॉर्म होता है, जो सॉल्यूशन फॉर्म होता है, उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, इससे कम हो जाता है, बिकॉज ऑफ दिस पार्टिकल। ये पार्टिकल की टेंडेंसी नहीं है, वो कुछ भी वेपर प्रेशर में कंट्रीब्यूट नहीं करते, वो वेपर में कन्वर्ट ही नहीं होते और उनकी वजह से नीचे के पार्टिकल भी वेपर में कन्वर्ट नहीं हो सकते, इसलिए वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, लोअर होता है। जैसे अभी हमने देखा कि क्या हो रहा है, प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है जिसे क्या कहते हैं, P01, और उसी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में क्या होता है, P1। तो P1 की वैल्यू क्या होगी, P01 से क्या होगी, कम होगी, क्योंकि उसमें हमने क्या ऐड किया है, नॉन वोलेटाइल सॉलिड और नॉन आयोनाइजेबल सॉलिड। तो ये क्या हो गया, कम हो गया। तो वेपर प्रेशर लोअरिंग कैसे निकालोगे, डेल्टा P इज इक्वल टू, हमें निकालना है कितना लोअर हुआ है, तो क्या करोगे, इस क्वांटिटी से इस क्वांटिटी को क्या करेंगे, माइनस। ये ज़्यादा है, ये कम है, तो ज़्यादा वाली क्वांटिटी से कम को माइनस करोगे तो हमें क्या मिलेगा, डेल्टा P मिलेगा। इसे क्या कहोगे, वेपर प्रेशर लोअरिंग। तो ये फार्मूला याद रखना है वेपर प्रेशर लोअरिंग का। तो चलो देखते राउल्ट्स लॉ फॉर द सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। नॉन सोल्यूट क्या है, अभी नॉन वोलेटाइल है, मतलब कौन सी कंडीशन में होगा, वो सॉलिड स्टेट में होगा, और दूसरा क्या होगा, वोलेटाइल है, मतलब लिक्विड, सॉल्वेंट क्या होगा, लिक्विड स्टेट में। तो यहाँ पे सॉल्यूशन कैसे बनेगा, आपका जो सोल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल है, इसीलिए वो कौन से स्टेट में होगा, सॉलिड स्टेट में। सॉल्वेंट आपका क्या है, वोलेटाइल है, इसलिए कौन से स्टेट में होगा, लिक्विड स्टेट में। ये नॉन वोलेटाइल है, मतलब नो टेंडेंसी ऑफ इवैपोरेशन, तो ये ऑपरेट नहीं होंगे। ये क्या है, वोलेटाइल है, मतलब ये ऑपरेट होंगे, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होंगे। यहाँ का वेपर प्रेशर कितना होगा, मतलब जीरो, क्योंकि प्रेशर, वेपर प्रेशर ही क्रिएट नहीं, वेपर ही कन्वर्ट नहीं हो रहा है, वेपर में कन्वर्ट ही नहीं हो रहा है, तो प्रेशर एग्जर्ट होना पॉसिबल नहीं, तो वेपर प्रेशर क्या होगा, जीरो। और यहाँ पे वेपर प्रेशर कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर प्रेशर भी एग्जर्ट कर रहा है,
तो वेपर प्रेशर कभी भी 0 होना पॉसिबल नहीं है। इसके एग्जाम्पल है यूरिया, इसका फॉर्मूला NH2CONH2, ग्लूकोज एंड द सुक्रोज। वोलेटाइल के एग्जाम्पल है मिथेनॉल, इथेनॉल, बेंजीन एंड टोल्यून। तो चलो देखते हैं कि कैसे होता है इसका। यहाँ पे क्या है, अभी ये आपका सॉल्वेंट है जिसे हम ए नाम देते हैं। कौन से कंडीशन में? लिक्विड कंडीशन में, क्लोज कंटेनर में लिया। ये क्या है? वोलेटाइल। ओके, इसमें अभी क्या करना है, इसमें हमें क्या करने, सोल्यूट को ऐड करना है, उसे मैं बी नाम देती हूँ। ये क्या है? नॉन वोलेटाइल। तो इसमें ए के पार्टिकल हर जगह पे प्रेजेंट थे। वोलेटाइल इसलिए वेपोराइज हो रहा था। इसका वेपर प्रेशर क्या होगा? P0 A। ओके, अभी इन दोनों को मिक्स कर दिया गया और यहाँ पे क्या बना है? सॉल्यूशन बना है जिसमें ए के पार्टिकल प्रेजेंट थे और हमने बी को भी ऐड कर दिया जो कि नॉन वोलेटाइल है। यहाँ पे वेपर प्रेशर क्या होगा? अभी लोअर होगा। क्यों हो रहा है ऐसे? ए के पार्टिकल क्या थे? वोलेटाइल थे, वेपर में कन्वर्ट हो रहे थे। तो यहाँ पे वेपर प्रेशर क्या होता है? एग्जर्ट हो रहा था, वो क्या था? ज़्यादा था। हमने अभी क्या कर दिया, उसमें बी को ऐड किया जो कि नॉन वोलेटाइल है, वो वेपर में कन्वर्ट नहीं होता है। तो ये बी के पार्टिकल जब आ जाते हैं तो ये बी के पार्टिकल ऐसे रास्ते में खड़े रहेंगे। हमें पता है कि सरफेस के पार्टिकल क्या होते हैं? जनरली वेपर में कन्वर्ट होते हैं। तो यहाँ पे ए क्या है? वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन ये बी वेपर में कन्वर्ट नहीं हो रहा है और इसके नीचे जो ए पार्टिकल है उनको भी वो जगह नहीं दे रहा है ऊपर जाने के लिए। मतलब वो खुद रास्ते में खड़ा है, रास्ते से हट नहीं रहा है और दूसरों को भी रास्ता नहीं दे रहा है कि ताकि वो वेपर में कन्वर्ट हो सके। इसलिए सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा? लोअर होगा एज कम्पेयर टू वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट ए। जो सॉल्वेंट ए, उससे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा? लोअर होगा ड्यू टू एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट बी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट वेपर प्रेशर इज लोवर्ड, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज लोवर्ड। तो अभी यहाँ पे क्या होगा? राउल्ट्स लॉ क्या होगा? थोड़ा सा चेंज होगा। क्या होगा? द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, जिसे P1 कहोगे, ओवर द सोल्यूशन, जो सोल्यूशन फॉर्म हुआ है उसमें, इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, इसे P01 कहोगे, मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोल फ्रैक्शन, जिसे हम क्या कहते हैं? zeta1 इन द सोल्यूशन। मतलब सोल्यूशन का जो होगा वेपर प्रेशर वो किसके इक्वल में होगा? वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, P1 इज इक्वल टू P01 zeta1। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इसे भी याद रखना है। जहाँ पे P1 क्या होगा? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ओवर द सोल्यूशन, P0 होगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड zeta1 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अगर इसका ग्राफ हम ड्रॉ करते तो ग्राफ कैसे आएगा? देखो, इसका ग्राफ कैसे आएगा? P1 वर्सेस zeta1, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट जैसे इंक्रीज होगा। कब इंक्रीज होगा? जब मोल फ्रैक्शन भी इंक्रीज। यहाँ पे क्या होगा? मोल फ्रैक्शन 0 है, धीरे धीरे मोल फ्रैक्शन क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। एक ऐसी कंडीशन होगी जब मोल फ्रैक्शन क्या होगा? 1 होगा, तब आपका वेपर प्रेशर कितना होगा? P01। तो ये क्या होगा? स्ट्रेट लाइन में इंक्रीज होगा। तो एक स्ट्रेट लाइन आती है वेपर प्रेशर जब ग्राफ आप ड्रॉ करते हो P1 वर्सेस zeta1। ये क्या है? P1 है, ये क्या है? zeta1 है। जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन इंक्रीज होगा वेपर प्रेशर भी क्या होगा? इंक्रीज होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और ये क्या आएगा? ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। अभी हमने देखा राउल्ट्स लॉ से क्या आया? P1 इज इक्वल टू P01 zeta1। बट अगर सॉल्यूशन बाइनरी है, बाइनरी मतलब मिक्सचर ऑफ 2 कंपोनेंट्स ओनली, तो वहाँ पे क्या होते? zeta1 एंड zeta2, मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कंपोनेंट, द एडिशन मस्ट बी इक्वल टू 1।
तो हम जीटा 1 को ऐसे भी लिख सकते, जीटा 1 माइनस जीटा 2। तो चलो ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करते, P1 इज इक्वल टू P01 1 माइनस जीटा 2। यहाँ पे जीटा 1 को क्या किया, ये वैल्यू को प्लेस किया। सो P1 इज इक्वल टू P01 माइनस P01 जीटा 2। तो क्या हो सकता है, P01 माइनस P1 इज इक्वल टू P01 जीटा 2। तो जीटा 2 के लिए ये वैल्यू क्या होगी, P01 माइनस P1 डिवाइड बाय P01। लेकिन अभी हमने लोअरिंग में देखा था, इसको हम क्या कहते थे, डेल्टा P। तो x2 की वैल्यू क्या हो सकती है, तो ये क्या था, डेल्टा P था, इसे डेल्टा P कहते थे। तो x2 क्या होगा, x2 मतलब जीटा 2 इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन P01। ये दोनों फॉर्मूले भी क्या है, इम्पॉर्टेंट है टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। द एक्चुअल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इज द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो देखते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कैसे आता है। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ क्या था, P1 इज इक्वल टू P01 जीटा 1। लेकिन हमें पता है जीटा 1 प्लस जीटा 2 कितना बाइनरी सॉल्यूशन के लिए कितना होता है, 1। सो जीटा 1 की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 माइनस जीटा 2। इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करते, P1 इज इक्वल टू P01 1 माइनस जीटा 2। सो क्या आएगा, P1 इज इक्वल टू P01 माइनस P01 जीटा 2। इसे ऐसे भी लिख सकते, P01 माइनस P1 इज इक्वल टू P01 जीटा 2। तो जीटा 2 की वैल्यू क्या होगी, P01 माइनस P1 डिवाइड बाय P01। यह भी हमने देखी थी वैल्यू। इसे क्या कहते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मतलब डेल्टा P। तो जीटा 2 की वैल्यू क्या आएगी, डेल्टा P अपॉन P01। ये किसके लिए होगी, नॉन इलेक्ट्रोलाइट ओनली, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, मतलब जो दो आयन में दो पोल में कन्वर्ट नहीं होंगे सॉल्यूशन में, ऐसे सॉलिड के लिए। तो अभी हमने फॉर्मूला देखा, जीटा 2 इज इक्वल टू P01 माइनस P1 अपॉन P01। इसे डेल्टा P अपॉन P01 भी लिख सकते हो। तो डिफाइन कैसे करोगे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, द रेशियो ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, द लोअरिंग ऑफ सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर लोअरिंग। तो डेल्टा P क्या है, लोअरिंग वेपर प्रेशर लोअरिंग ऑफ सॉल्वेंट है, डिवाइडेड बाय, इसको डिवाइड किया है किससे, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट दैट इज P01। इन दोनों के रेशियो को हम क्या कहेंगे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एंड दिस इज वन ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। क्यों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, बिकॉज इट इज डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ द मोल्स कितने प्रेजेंट है उस पर डिपेंड है, नॉट ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट की सोल्यूट या सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड नहीं है, किस पे डिपेंड है, उसके मोल पे डिपेंड है, इसलिए इसको क्या कहोगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो हो सकता है एमसीक्यू में आपको क्वेश्चन आया, आउट ऑफ फॉलोइंग विच वन इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पे लोअरिंग वेपर प्रेशर नहीं है उसकी, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो इसे याद रखना है। चलो इस पे बेस कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। द फर्स्ट न्यूमेरिकल इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज 60 mmHg। फाइंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 30 ग्राम यूरिया dissolved in 72 ग्राम ऑफ वाटर। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ यूरिया, NH2CO NH2। तो सबसे पहले रिएक्शन देखते क्या किया है उन्होंने, वाटर लिया है, उसमें यूरिया को ऐड किया है,
और यहाँ पे क्या हुआ है, वाटर और यूरिया का सॉल्यूशन फॉर्म हुआ है। राइट, ये क्या था, होलाटाइल नॉन होलाटाइल था। ओके, तो अभी देखो क्या क्या दिया है वो लिख देते पहले। इसे हमने ए कहा, इसे बी कहा, तो देखो क्या क्या दिया है पहले देख लेते। सबसे पहले दिया है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, मतलब क्या दिया है, पी नॉट ए दिया है, 1 भी कह सकते हो। कितना है, 60 mm एच। राइट, फाइंड आउट क्या करना है हमें, P1, इसे P1 कहोगे या फिर PA कह सकते हो। इसे हमें क्या करना है, कैलकुलेट किया है। इसके साथ और क्या दिया है, वेट ऑफ यूरिया दिया है, या फिर मास कह सकते हो, मास ही कहते, मास ऑफ यूरिया कितना है, 30 ग्राम, और मास ऑफ वाटर भी दिया है, कितना है, 72 ग्राम। हमें कैलकुलेट क्या करना है, P1। इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, zeta2 पता होना चाहिए, क्योंकि हमें फार्मूला कौन सा यूज़ करना है, zeta2 इज इक्वल टू, या zeta b भी कह सकते हो, इज इक्वल टू P नॉट A माइनस PA अपॉन P नॉट A। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसे फाइंड आउट करना है, P नॉट A को। तो ये वैल्यू हमें पता है, लेकिन हमें ये वैल्यू पता नहीं, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। तो चलो मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया कैलकुलेट करते हैं। मोल फ्रैक्शन के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल के लिए हमें मोलर मास की ज़रूरत है। तो यूरिया का मोलर मास कितना आ रहा है, इट कंटेन 2 नाइट्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 1 कार्बन, 1 ऑक्सीजन, सबके एटॉमिक मास पुट किए तो कितना आया, 60 ग्राम पर मोल। वाटर का कितना आया, इट कंटेन 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन, सो इट इज़ 18 ग्राम पर मोल। तो अभी हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करते हैं यूरिया के। इसे एन भी कह सकते हो, कितने आएंगे, मास गिवन अपॉन मोलर मास। मास कितना दिया था इसका मास दिया हुआ था 30, मोलर मास है 60, तो ये कितना आएगा 0.5 मोल। ओके, दूसरा वाटर का फाइंड आउट करते, इसे Na कह सकते। मास दिया था वाटर का 72 और मोलर मास कितना है 18, तो ये कितना आएगा 4 मोल। तो आपका Nb है 0.5 एंड Na कितना है 4 मोल। तो इसे यूज़ करके पहले हम निकालते हैं मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला है जीटा बी फॉर द यूरिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया। तो ये कितना था 0.5 था, ये था 4.5, तो ये कितना होगा 0.5 डिवाइड बाय 4.5, इसे 5/45 भी कह सकते हो, या फिर इसे अगर कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा 0.1111। तो ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। तो चलो एक्चुअल फार्मूला में, जो एक्चुअल फार्मूला है उसे यूज़ करते हैं। zeta2 इज इक्वल टू, zeta b कह सकते हो, P नॉट A माइनस PA डिवाइड बाय P नॉट A। तो ये वैल्यू है 0.1111, ये वैल्यू थी 60 माइनस PA अपॉन 60, 0.1111 इंटू 60 इज इक्वल टू 60 माइनस PA। तो आपकी PA की वैल्यू आएगी 53.33 mmHg। अगर इसे सिंप्लीफाई करोगे तो वैल्यू क्या होगी 53.33 mmHg। तो इसे अच्छे से कैलकुलेट करो तो
तो ये वैल्यू मिलेगी। ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज़ 53.33 mmHg। तो एक छोटा सा टॉपिक है, उसे देखते हैं। मोलर मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम वेपर प्रेशर लोअरिंग। तो अभी हमने कैलकुलेट किया, zeta2 का फॉर्मूला हमने लिखा था P01 माइनस P1 अपॉन P01। P01 माइनस P1 को डेल्टा P भी कहते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो यहाँ पे जो zeta2 है उसे कैलकुलेट करने के लिए क्या है, zeta2 मतलब क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो इसके लिए क्या लगेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन अभी हम जो देख रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, वो बहुत लोअर कॉन्सेंट्रेशन के सॉल्यूशन के लिए देख रहे हैं, जो बहुत डाइल्यूटेड सॉल्यूशन होते हैं, 0.2 मोलर से भी ज़्यादा डाइल्यूटेड होगी। तो यहाँ पे n1 की वैल्यू क्या होगी, n2 की वैल्यू इससे बहुत ज़्यादा होगी, n2 की वैल्यू क्या होगी, लोअर होगी, और n1 की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो n1 प्लस n2 को निग्लिजिबल हम क्या लिख सकते, इट इज़ इक्वल टू n1। क्यों, इसकी वैल्यू बहुत कम है, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो दोनों की जो एडिशन होगी अप्रॉक्सीमेटली, एग्जैक्टली नहीं, अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर हो सकती है, n1 के। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, zeta2 इज इक्वल टू n2 अपॉन n1। क्यों, क्योंकि यहाँ पे n2 की वैल्यू बहुत लो है, दोनों की एडिशन क्या आएगी, ऑलमोस्ट वैल्यू ऑफ n1, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। अगर हमें मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने हैं तो उसके लिए हमें क्या लगते हैं, नंबर ऑफ़ मोल्स लगते। तो नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए भी हमने एक फार्मूला देखा था, क्या था, मास गिवन। तो यहाँ पे इसके मास को हम क्या कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं W2, क्योंकि ये सेकंड सॉल्यूशन है, अपॉन मोलर मास, इसका मोलर मास क्या कंसिडर करेंगे, M2। वैसे ही फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए क्या कंसिडर कर सकते हैं, इसका मास गिवन होगा W1 और इसका मोलर मास क्या होगा, M1। ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे ऐसे सपोज मान लो, वी प्रिपेयर अ सॉल्यूशन बाय डिसॉल्विंग W2 ग्राम ऑफ सोल्यूट इन W1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एंड M1 एंड M2 आर द मोलर मासेस ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट रिस्पेक्टिवली। तब क्या होगा, N2 इज इक्वल टू W2 अपॉन M2 और N1 क्या होगा, W1 अपॉन M1। तो जो हम zeta2 फाइंड आउट करते हैं, क्या फॉर्मूला था उसका, डेल्टा P अपॉन P01। इसे हम ऐसे भी लिख सकते थे, N2 अपॉन N1, ऐसे ही लिखा था हमने। तो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, N2 की वैल्यू क्या है, W2 अपॉन M2, और इसकी क्या वैल्यू है, W1 अपॉन M1। तो x2 मतलब zeta2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, W2 M1 अपॉन M2 W1, राइट। या फिर ऐसे भी लिख सकते, डेल्टा P अपॉन P01 और P01 माइनस P1 अपॉन P01 इज इक्वल टू W2 M1 अपॉन M2 W1। By knowing all the quantities we can calculate the value of M2। तो चलो देखते हैं कि M2 की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एक न्यूमेरिकल देखते हैं, उस न्यूमेरिकल से हमें पता चलेगा कि इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 394 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन 622 ग्राम ऑफ वाटर। द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज 30.74 mmHg। If vapor pressure of water is 31 mmHg, what is the molar mass of solute? जो सोल्यूट है उसका मोलर मास, मतलब हमको क्या करना है, कैलकुलेट। तो पहले क्या है गिवन वो देखते हैं। W2 हमें पता है 394 ग्राम दिया हुआ है, W1 622 ग्राम, M1 18 ग्राम, P1 दिया है 30.74 mmHg, P01 दिया है 31.8 Hg। फार्मूला है P01 माइनस P1 अपॉन P01 इज इक्वल टू W2 M1 अपॉन W1 M2। तो सारे वैल्यू पुट करो, P01 की वैल्यू है 31.8 माइनस 30.75 डिवाइड बाय 30.75, W2 है 394, M1 है 18, 622, M2 की वैल्यू कैलकुलेट करना है। इस सारे फार्मूला को अगर हम M2 का कन्वर्ट करते तो आता है 11.4 अपॉन 0.0334। तो आपकी M2 की वैल्यू कितनी आएगी, 343 ग्राम पर मोल। मतलब
आपका जो सोल्यूट था उसका मास कितना था, 342 ग्राम पर मोल। ऐसा ही एक न्यूमेरिकल अभी आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए है। सो दिस इज होमवर्क। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन हैविंग मोलर मास 78 ग्राम पर मोल is 640 mmHg. A non-volatile solute mass 2.31 gram is added to 49 gram of benzene. The vapor pressure of solution is 600 mmHg. What is molar mass of solute? तो सेम वे से आपको क्या करना है, M2 फाइंड आउट करना है। तो इसे फाइंड आउट करो और मुझे आंसर बॉक्स में, मुझे कमेंट बॉक्स में क्या करना है, आंसर बताना है कि क्या आ रहा है इसका आंसर। तो पढ़ाई करते रहिए, ये जितना हुआ है उतना एक बार रिवाइज करते रहिए, नोट्स लिखते रहिए। तो नेक्स्ट टॉपिक जो होगा सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होगी वो लेकर मैं कल आऊँगी। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।